नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। राहुल गांधी ने कहा कि पेट्रोल की कीमत जब बढ़े थे, यानी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, तब उन्होंने कहा था शुरुआत हो गई है, चुनाव समाप्त हो गए हैं। और हमने पहले भी कहा था कि चुनाव के बाद ये बढ़ने हैं। हालांकि हमारे कहने के मुताबिक तुरंत बढ़ने थे, लेकिन 11 दिनों के गैप के बाद इसको बढ़ाया गया। और ये भी राहुल गांधी ने उस ट्वीट में कहा था कि ये तो अभी शुरुआत है, किस्तों में ये बढ़ोतरी होगी। और आज फिर एक रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। इससे पहले सीएनजी की कीमत बढ़ाई गई और उसमें फिर बाद में 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उसमें दाम बढ़ा दिए गए। यानी किस्तों में दाम बढ़ाने की जो बात कही थी विपक्ष ने, वो अक्षरशः साबित होती दिखाई पड़ रही है। तो ये दूसरी किस्त है दाम बढ़ोतरी की पेट्रोल और डीजल में। अब इस पर सरकार का क्या कहना है, विपक्ष का क्या कहना है, इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन यह भी बता दें कि डंका इस समय पूरी दुनिया में बज रहा है, भारत का और भारत की सरकार का और हमारी प्रेस फ्रीडम का भी डंका बज रहा है। कैसे बज रहा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से भी है और कुत्तों की सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है उस पर भी बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं पेट्रोल डीजल की कीमतें कहां आज पहुंची हैं और किस तरीके से ये लगातार ये बढ़ोतरी हो रही है। प्रधानमंत्री अपील करके विदेश चले गए कि आप लोग पेट्रोल डीजल की खपत कम करिए, आर्थिक संकट आने वाला है, पेट्रोल डीजल का संकट है, लोग साइकिल से चलने लगे हैं तमाम मंत्री। लेकिन यहाँ पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं लगातार। और ये अभी कुछ ही दिन हुए हैं जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी थी, उसके बाद आज फिर बढ़ोतरी कर दी गई है। अब क्या कितना बढ़ाया गया है ये हम लोग बताते हैं और क्या कहा था राहुल गांधी ने और किस तरीके से विपक्ष के तमाम नेताओं ने कहा था कि आखिर ये बढ़ोतरी अगर करनी थी तो चुनाव से पहले, जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब सरकार ने ये बढ़ोतरी क्यों नहीं की और चुनाव बीतने के बाद ही ये बढ़ोतरी क्यों कर रही है। आर्थिक संकट, पेट्रोल डीजल पर संकट, ये सारे संकट चुनाव के बाद ही क्यों आ रहे हैं, जबकि इनके पीछे खाड़ी देशों में जो कुछ हो रहा है, वहाँ अमेरिका, इजराइल जो जिस तरीके से ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं, उसकी वजह से कीमतें बढ़ने की बात हो रही है। तो ये युद्ध तो 28 फरवरी को ही शुरू हो गया था। बहरहाल क्या 100 के करीब पहुंच गया कि नहीं पेट्रोल डीजल अमलेंदु जी? पहुंचा नहीं तो पहुंच जाएगा समीर जी। डॉलर तो पहुंचने वाला है। हाँ, और ये भी दोनों अब कंपटीशन कर रहे हैं। दोनों कंपटीशन कर रहे हैं कि कौन पहले शतक लगाएगा, डॉलर शतक लगाएगा कि तेल के दाम शतक लगाएंगे। बहुत सी जगहों पे समीर जी 100 के ऊपर पहुंच भी गया है पेट्रोल जो है, बहुत सी जगहों पे। लेकिन दिल्ली में जो 98 रुपए के आसपास इस समय हो रहा है पेट्रोल, और कई शहरों में बढ़े हैं, मतलब बढ़े सभी जगह हैं, 91 पैसे के आसपास कुछ बढ़ाए गए हैं। तो ये बढ़ा है। तो ये किस्तों में जो वसूली है समीर जी वो जारी है और इसी को कांग्रेस जो है वो कह रही है कि ये किस्तों में वसूली जो है वो जारी है और उसको लेकर खूब व्यंग भी किए जा रहे हैं और कटाक्ष सरकार के ऊपर किए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो है वो खुद तो देश को ज्ञान देकर और विदेश चले गए और यहाँ किस्तों में वसूली जो है वो जारी है। अब ये खबरें प्लांट करवाई जा रही हैं कि अभी तक जो था वो जो तेल कंपनियां हैं उनका 1000 करोड़ रुपए रोज का घाटा था, वो 3 रुपये बढ़ाए जाने के बाद उनका 750 करोड़ रुपए जो है रोज का घाटा अभी भी है। यानी इसका मतलब अभी और दाम बढ़ेंगे। ये खबर 200 रुपए लीटर तक जा सकता है और तब तक इसको जस्टिफाई किया जाएगा। जस्टिफाई तो बाद में भी किया जाएगा। लेकिन ये लॉजिक नहीं बताया जा रहा है कि जब क्रूड ऑयल बहुत सस्ता था उस समय हम क्यों 80-90 रुपए वाला डीजल पेट्रोल ले रहे थे। बिल्कुल जब क्रूड ऑयल जो था वो 60 रुपए था तब हम जो थे वो क्यों 90 रुपए का पेट्रोल ले रहे थे, ये नहीं बताया जा रहा है। जबकि 140 रुपए जब क्रूड ऑयल था डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय में, उस समय 60 रुपए पेट्रोल मिल रहा था। तो आज भी समीर जी युद्ध के बावजूद $140 नहीं पहुंचा क्रूड ऑयल। 100 से 106 डॉलर के बीच में ही घूमता रहा है। तब भी जो आप बता रहे हैं कि साहब ये दाम बढ़ाने पड़ेंगे और 150 करना पड़ेगा। सवाल ये कि जब आपने रूस से सस्ता तेल खरीदा तो रूस से सस्ता तेल खरीदने पे आपने जो बचत की उसका जनता को लाभ क्यों नहीं मिला? ये सवाल जो है तो इसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन मीडिया में खबरें जो हैं वो अच्छे तरीके से प्लांट करवाई जा रही है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है अमलेंदु जी कि ये बहुत जो तमाम लोग हैं जो आप कह रहे हैं कि प्लांट कराया जा रहा है, उन लोगों का ये भी कहना है कि मामूली बढ़ोतरी है। लेकिन अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखें तो पता लगेगा कि कितनी बढ़ोतरी है। बहरहाल अब क्या कंपटीशन हो रहा है डॉलर में और पेट्रोल की कीमतों में कि कौन पहले 100 का आंकड़ा पार करता है। बहरहाल क्या कह रहे हैं इस पर मनोज झा को हम सुनते हैं जो आरजेडी के सांसद हैं। राहुल गांधी
के उस पुराने ट्वीट को भी दिखाएंगे जब पहली बार बढ़ोतरी हुई चुनाव के बाद, और कहा उन्होंने कि अभी तो ये शुरुआत है। उस ट्वीट को भी दिखाएंगे क्योंकि आज उसकी चर्चा खूब हो रही है, और तब भी होगी जब फिर से दाम बढ़ेंगे, क्योंकि वास्तव में अब ये सिलसिला चल पड़ा है और कितने दिनों के गैप पर दाम बढ़ते हैं अब ये देखने वाली बात है। क्योंकि जिस संकट की वजह से इस दाम को बढ़ने की बात हो रही है वो संकट ना तो अभी टला है बल्कि वो अभी और भयावह हो सकता है, ये आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। बहरहाल आरजेडी सांसद मनोज झा पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर क्या कह रहे हैं और उन पर भी क्या कह रहे हैं जो लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं या इसको मामूली बढ़ोतरी बता रहे हैं, सुन लेते हैं मनोज झा को। 90 पैसे की बढ़ोतरी। आप बार बार ये सवाल पूछेंगे, मैं जानता हूं, अभी आने दीजिए, महीने भर में चौथी पांचवी बार और आएंगे आप। वो कहते हैं नहीं संजुमन में आपको आना है, बार बार यही सवाल लेके आएंगे, क्योंकि सरकार को लगता है, मुझे दुख इस बात का है क्योंकि आज कह रहे हैं कि कई मीडिया के साथियों ने भी कहा मामूली बढ़ोतरी। अरे कितने दिन पहले बढ़ोतरी हुई थी। और ये पेट्रोल डीजल की सिर्फ बढ़ोतरी नहीं होती है, ये इन्फ्लेशनरी ट्रेंड को जन्म देता है। कई चीजें लोगों के दायरे से बाहर हो गई, दूध बाहर हो गया, छोटे छोटे खाद्य के पैकेट में मात्रा कम कर दी गई, कीमत या तो बढ़ा दी गई या वो वही रहने दी गई। किसकी नजर में है ये सब? हु विल कंट्रोल ऑल दैट? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब क्रूड ऑयल प्राइस इंटरनेशनली मिनिमम लेवल पे था, न्यूनतम, तब तो आपने बेनिफिट ट्रांसफर नहीं किया कंज्यूमर्स को। आज आप कह रहे हैं तब तो तेल कंपनियों ने मुनाफा कमाया, आपके संगी साथी लोगों ने। आज जब बढ़ोतरी है क्राइसिस की वजह से, कहिए ना उन संगी साथियों को संभाल लें देश हित में, राष्ट्र हित में। क्यों मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग ही राष्ट्र हित के नाम पर कुर्बान करता रहे अपनी खुशियां, अपनी थाली के साइज? तो ये कह रहे हैं कि बढ़ोतरी जब यहाँ पर कंपनियों को मुनाफा हो रहा था तो फिर वो आम जनता पर उसका लाभ क्यों नहीं दिया गया, और कंपनियों के मुनाफे कम हो गए, उसकी वजह से वह पेट्रोल डीजल पर के दाम बढ़ाकर आम जनता से वसूली कर रहे हैं ताकि कंपनियों को फ़ायदा मिल सके, यानी उनका फ़ायदा कम ना होने पाए। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आखिर ये पेट्रोल डीजल में ये बढ़ोतरी ये लगातार होने वाली है। एक और महत्वपूर्ण बात है अमलेंदु जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री अपील करके विदेश चले गए और उसके बाद तमाम वीडियो और तस्वीरें पोस्ट हो रही हैं सोशल मीडिया पे, तो क्या उनसे कुछ खपत कम नहीं हुई है? खपत कम होनी चाहिए तो फिर ये बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल सही बात है। जब सारे मुख्यमंत्री जो हैं वो साइकिलों से जा रहे हैं, फिर फायदा ही क्या हाँ उनके साइकिल से जाने का? सारे मंत्री जो हैं वो साइकिलों से जा रहे हैं, जज साहब भी चले जा रहे हैं साइकिलों से। हाँ, मतलब विकसित प्रधानमंत्री की अपील का उन पर भी कितना असर हो रहा है? उन पर भी असर है। विकसित भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री का जज साहब भी चले जा रहे हैं। अच्छा, जा भी रहे हैं और तस्वीर और वीडियो भी पोस्ट करवा रहे हैं। वीडियो भी पोस्ट करवा रहे हैं। तो इस दाम फिर नहीं बढ़ने चाहिए थे, लेकिन दाम फिर भी बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये काम चल नहीं रहा है। अब इनको सबको जो है, सारे सांसदों को भी पैदल किया जाए, सबको पैदल किया जाए, सब पैदल यात्रा करें तभी कुछ होगा। अब बताया गया साहब वो मुख्यमंत्री दिल्ली की, वो भी जो है वो मेट्रो में सफर कर रही हैं। कल की बस में मेट्रो में, बड़ी अच्छी बात है। तो बस से ही चला करें, फिर मेट्रो से ही चला करें, ऐसे ही चलें। अच्छा, ये तो चलिए बस से मेट्रो में चले, ये भी तब भी ठीक है। पुलिस साइकिल से कर रही है पेट्रोलिंग। मतलब उनका त्याग तो अद्वितीय है, वो तो ऐतिहासिक स्वर्णाक्षरों में लिखा जाना चाहिए। प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को भले ही शांति का मिले ना मिले, लेकिन ये त्याग का नोबेल प्राइज जो है इस पुलिस को जरूर मिल जाना चाहिए, जो साइकिल से जो पेट्रोलिंग कर रही है। यानी अपराधी जो है वो होंडा की अपाचे से क्राइम करके भागेगा और साइकिल से ये पकड़ेंगे। मोटे मोटे तोंद वाले दरोगा जी जो है, और नहीं पकड़ पाएंगे तो ये भाई हम क्या करें, अब साइकिल से चल रहे हैं, पेट्रोल बचा रहे हैं। पेट्रोल बचा रहे हैं। मोदी जी का विकसित तो राष्ट्रहित में हमसे आप पेट्रोल बचवा लीजिए या तो फिर अपराधी पकड़वा लीजिए। लेकिन खैर, ये जो कुछ हो रहा है ये देख रहे हैं, ये अच्छा हुआ, हम तस्वीर भी हमारे सामने आ गई। ये राजस्थान की पुलिस है अमलेंदु जी, जयपुर की ये पुलिस है, और किस तरह से ये साइकिल से पेट्रोलिंग कर रही है। मतलब साइकिल से पेट्रोलिंग हमको लगता है आज से 70-80 साल पहले, आजादी से पहले या उसके कुछ बाद तक होती रही होगी। आजादी से पहले भी साइकिल से पेट्रोलिंग नहीं होती, तब भी घोड़ों से होती थी।
तब भी घोड़े वाली पुलिस होती थी, उनसे होती थी। अब तो खैर शोपीस बना के रख दिए गए। अब तो घोड़े वाली पुलिस जो है वो प्रदर्शनकारियों पे घोड़े दौड़ाती है, सिर्फ उसी के काम में आती है। वरना पहले अंग्रेजों के समय में घोड़े वाली पुलिस ही हुआ करती थी। बिल्कुल तब भी साइकिल से नहीं होती थी पेट्रोलिंग। लेकिन ये देखिए, आप जयपुर की ये पुलिस है और ये साइकिल से पेट्रोलिंग कर रही है। यानी पेट्रोल को बचाने की इतनी बड़ी कोशिशें हो रही हैं, इतनी बड़ी अपील हो रही है और वो सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली जा रही हैं, फिर भी पेट्रोल की बचत लग रहा है नहीं हो पा रही है, क्योंकि दाम 4 दिन के भीतर ही बढ़ाने पड़ गए, 5 दिन के भीतर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या लिख रहे हैं, देखते हैं। ट्वीट किया है उन्होंने, कह रहे हैं कि दाम बढ़े अभी 4 दिन ही हुए हैं कि मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़ा दिए। पूरी भूमिका बनाकर, बचत का उपदेश देकर अपनी नाकामियों का बोझ जनता पर डालने का कार्य प्रगति पर है। और ये आम जनता की लूट और अडानी को अमेरिका से छूट, ये है मोदी जी का कॉम्प्रोमाइज्ड मॉडल। विश्व गुरु का झूठा दंभ भरने वाले मोदी जी ने अमेरिका से हाथ पैर जोड़कर रूसी तेल खरीदने की परमिशन का 1 महीने का एक्सटेंशन लिया है। हर बार ऐसा करके वो 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं। ऐसा पहले किसी पिछली सरकार ने नहीं किया है। अब सवाल है कि जब सरकार के हिसाब से हमें ये अलाउ हो गया है, तो फिर आम जनता पर पेट्रोल डीजल के दामों का बोझ क्यों? मैं एक बार फिर दोहराता हूं, भाजपा में दूरदर्शिता और लीडरशिप की कमी है। जब क्राइसिस आई तब चुनाव में व्यस्त रहे, फिर चिकनी चुपड़ी बातें कर लूट का प्लान बनाया, इसी बीच अपने परम मित्र को भी छुड़वा लिया। केवल विदेशों में प्रायोजित पीआर करने से विश्वगुरु नहीं बना जाता। मोदी जी, जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करनी पड़ती है। असली सवालों से मत भागिए। इन्हें आप आम कैसे खाते हैं और टॉनिक कैसे कौन सा पीते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। अगर जवाब देंगे कि क्राइसिस के लिए खुद क्या कर रहे हैं, तभी जनता के असली प्रधान सेवक कहलाएंगे, वरना महज प्रचारक बनकर ही रह जाएंगे। और ये चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। अमलेंदु जी, आते हैं हम लोग थोड़ी देर में उस पर भी कि कैसे इन चीज़ों का दुनिया में डंका बज रहा है, कैसे वहाँ पर भी सवाल जब पूछा जा रहा है तो फिर मुँह छिपाना पड़ रहा है कि आखिर आप के प्रधानमंत्री मुश्किल सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं। ये सवाल उनसे दुनिया में पूछा जा रहा है, दूसरे देशों में पूछा जा रहा है जहां प्रधानमंत्री गए हुए हैं, और उसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। क्या समझौता किया उन्होंने, क्या वहां से लाए, कितना निवेश लाएंगे, ये सारी चीजें पर्दे के पीछे चली गई और मुख्य खबर हो गई कि वहां पर भारत के प्रधानमंत्री सवालों का जवाब नहीं देते हैं, पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं देते हैं, मीडिया का सामना नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि कैसे वहां पर डंका बज रहा है। लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें 5 दिन के भीतर फिर से बढ़ा दी गई हैं और जाहिर सी बात है कि विपक्ष की प्रतिक्रियाएं आएंगी ही। विपक्ष पहले ही कह रहा था जैसे ही राज्यों के चुनाव खत्म होंगे वैसे ही यहाँ पर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ जाएंगी, और वैसे ही हुआ। अच्छा, एक चीज़ और भी है अमलेंदु जी, आपको याद होगा हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं। विपक्ष के तमाम नेताओं का यह भी कहना था कि प्रधानमंत्री जिस दिन विदेश यात्रा पर रवाना होंगे, हाँ, उसी दिन उसके जस्ट बाद बनेगी, और वही हम लोगों ने कार्यक्रम किया। वो जहाज पर बैठ रहे हैं, इधर कीमतें बढ़ाने की घोषणा होती है। मतलब जैसे ही उनका जहाज उड़ा और वैसी घोषणा हो गई, दाम बढ़ गए। मतलब ऐसा ना हो कि कोई काला झंडा लेकर जो है वो हवाई अड्डे तक पहुंच जाए, ऐसा ना हो जाए। हालांकि पहुंच ना पाता, हाँ, पहुंच तो नहीं पाता, जाहिर सी बात है। अच्छा, प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में आप काली शर्ट पहन के नहीं जा सकते हैं। काली शर्ट पहन के भी नहीं जा सकते समीर जी। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि अगर शनिवार को काला कपड़ा पहनते हैं, लेकिन अगर शनिवार को प्रधानमंत्री की सभा हो रही है तो आप नहीं कर सकते, वैसे आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो वैसे ही समीर जी 12 साल से इस देश के ऊपर शनि की जो है क्या कहलाती है वो 12.5 क्या कहलाती है वो चढ़ी हुई है। तो इसमें काले कपड़े पहनने की शनिवार को जरूरत क्या, वैसे ही देश के ऊपर शनि चढ़ा हुआ है 12 साल से, तो ये आप समझ सकते हैं। तो लेकिन ये प्रधानमंत्री गए भी हवाई जहाज तक तो 2 गाड़ियों से गए। अब 2 गाड़ियों पे तो कोई भी काला झंडा दिखा सकता था, जब सुरक्षा है नहीं तो प्रधानमंत्री बिना सुरक्षा चल रहे हैं, सिर्फ 2 गाड़ियों से चल रहे हैं। लेकिन समीर जी, नौटंकियों से कुछ काम चलने वाला नहीं है। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आपकी नौटंकियों से देश का क्या भला हो रहा है। प्रधानमंत्री जी बताइए, क्या आपकी इस नौटंकी से तेल के दाम कम हो गए? अगर आपकी 2 गाड़ियों से चलने से देश में पेट्रोल के दाम कम हो जाएं तो स्वागत है, आप साइकिल से चलिए, आप भी चलिए साइकिल से, क्या दिक्कत है? देश में कम से कम लोगों को सस्ता पेट्रोल तो मिलेगा।
मगर सस्ता पेट्रोल भी नहीं मिल रहा, आपकी नौटंकियां भी जारी हैं। हाँ बिल्कुल, लोग सबको आपने सड़क पर साइकिल से भी उतार दिया है। अब वो साइकिल पर सवार होकर अपना सचिवालय जाएं, अपने घर जाएं, उसकी तस्वीर खिंचवाएं, उसको पोस्ट करवाएं, ये सब करें, या फिर अपने मंत्रालय का काम देखें। बाद में आप हिसाब भी मांगेंगे, हो सकता है हिसाब मांगा जरूर जाता होगा। बहरहाल पेट्रोल डीजल की कीमतें फिर बढ़ने पर क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता और सांसद प्रमोद तिवारी, एक बार उनको भी सुनते हैं। और 5 दिन के भीतर ये दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले सीएनजी के दाम 1 रुपए बढ़ाए गए, पहले बढ़ाए गए थे, उसके बाद यानी दूसरी किस्त वहां भी आई तो दूसरी किस्त यहां भी आ गई। वहां तो दूसरी किस्त समीर जी और पहले आ गई, 2 दिन पहले ही आ गई, मतलब 2 दिन में ही वहां 3 रुपया बढ़ गया। यहाँ तब भी चलिए 4 दिन का समय लगा 3 रुपया से 91 पैसे और बढ़ाने में, तो यहाँ तब भी जो है 4 दिन का समय लिया गया, वहां तो तीसरे ही दिन 1 रुपया और बढ़ गया। तो ये अब देखना ये कल और ना बढ़ गया है। बिल्कुल, अब कई तरह का कंपटीशन हो रहा है कि रुपया डॉलर की तुलना में बढ़ रहा है, या फिर इधर पेट्रोल डीजल 100 के पार हो रहे हैं। मोदी जी की उम्र तो जाने कब का पार कर गया, रुपया और डॉलर और तेल दोनों। मतलब डॉक्टर मनमोहन प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय के प्रधानमंत्री की उम्र की तुलना उससे तब करते थे, तो अब तो जो है उनसे ज्यादा बड़ा हो गया। बिल्कुल, तो ये अब तो डॉलर और पेट्रोल दोनों के दाम जो प्रधानमंत्री की उम्र से ज्यादा हो गए, काफी ज्यादा हो गए। 1.25 गुना से तो हो ही गए, 1.5 गुना भी हो जाएंगे, ऐसे ही चलता रहा तो समीर जी। और क्यों गिर रहा है ये भी सवाल है। प्रधानमंत्री कहा करते थे, उन्होंने बताया था कि इसके गिरने की वजह क्या होती है। देखेंगे अगर उनका वो पुराना वीडियो भी होगा। अभी सुन लेते हैं पहले प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के सांसद, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने पर। प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं विदेश न जाएं, पर स्वयं अवार्ड लेने के लिए, पुरस्कार लेने के लिए उन देशों में जा रहे हैं जिनको बहुत कम लोग जानते हैं। तो प्रधानमंत्री जी एक दिन तो 2 गाड़ियों पे चल के रील बनवाते और उसके बाद 8,500 के हवाई जहाज से, जिससे ट्रम्प साहब चलते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उससे विदेश भ्रमण कर रहे हैं, उसे वापस लिया जा रहा है। देखिए ये तो ट्रेलर है। मैंने कहा था जिस दिन 3 रुपए बढ़ाया था, अब और बढ़ा दिए, अभी देखिएगा और बढ़ाएंगे। लेकिन एक चीज की भी जांच होनी चाहिए कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट यहाँ थे, क्या ये बाहर भेजे गए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कोई जरूरत नहीं है पेट्रोल के दाम बढ़ाने की, डीजल के दाम बढ़ाने की। जब 48 रुपए तक गया था, 45 रुपए तक गया, तो जो दाम बढ़ा के लगभग 30 लाख करोड़ इन कंपनियों ने कमाया है, मोदी जी के मित्रों ने, उनको उनकी जिम्मेदारी है उसे रखे। 140-145 डॉलर पर बैरल कांग्रेस के जमाने में गया था, पर हमने तो 60-70 रुपए के ऊपर नहीं जाने दिया। अब कौन सी मजबूरी के 100 रुपए के ऊपर जा रहा है? अभी तो 148-149 डॉलर पर बैरल पहुंचा नहीं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये जनता की जेब पर डाका है। तो यहाँ पर प्रमोद तिवारी बता रहे हैं कि हम लोग तो पहले ही कह रहे थे कि ये किस्तों में बढ़ना है, और ये दूसरी किस्त जारी हो गई। बिल्कुल, दूसरी किस्त जारी हो गई, अभी और किस्तें आनी हैं। और किस्तें आनी हैं। हाँ समीर जी, तो आप एक शेर समीर जी बहुत पहले सुना था कि खून की किस्तें तो हम कई दे चुके, लेकिन वतन खाके वतन ये कर्ज अदा क्यों नहीं होता। तो मोदी जी ये किस्तें तो कई दे चुके हैं, फिर भी ये पेट्रोल का कर्ज अदा क्यों नहीं हो रहा है। लगातार आप किस्तों पे किस्तें बढ़ाए चले जा रहे हैं, किस्तों पे किस्त पे किस्त। और एक ही बार बढ़ा दे, कंपनियों का पूरा घाटा जो कुछ हुआ है वो सारा पूरा हो जाए, सारा पूरा हो जाए, और जो फायदा हुआ है वो भी बांट दो। और एक ही बार में अगर बढ़ा देंगे अमलेंदु जी, तो हो सकता है कई लोग वास्तव में कार और मोटरसाइकिलों का, बाइक्स का इस्तेमाल कम कर दें, क्योंकि फिर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो अपने आप ही कम कर देंगे। अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरा ये ना कि वो मेढक को जैसे गर्म किया जाता है कि पहले खोलते हुए पानी में एकदम से डालेंगे तो वो उछल जाएगा, तो पहले ठंडे पानी में डाल के धीरे धीरे गर्म करो, तो वो समतापी होता है, तो वो धीरे धीरे गर्म होता है, तो उसे मालूम नहीं पड़ता। जब वो एकदम से तेज हो जाता है उसे मालूम पड़ता है, तब उछलता है। तो अभी आप जो है जब 150 रुपए तक लाने के लिए ऐसी 1 रुपया 2 रुपया बढ़ाते रहेंगे तो मालूम ही नहीं पड़ेगा। जब 150 को पहुंचेगा तो एकदम से उछाल आएगा, फिर लोग कूद पड़ेंगे एकदम से। तो वो स्थिति बाद में आए तो पहले ही कर लो भाई जो करना है। बिल्कुल भाई, जब करना आपको मन की ही है, मन की ही बात है, आपको करनी है तो अभी कर लो भाई।
बिल्कुल धीरे-धीरे मकसद जो है कंपनियों के घाटे को ही पूरा करना है और जनता से ही वसूल कर करना है, तो आप वो काम पहले ही कर लीजिए। बार बार ये एहसान क्यों लादा जा रहा है कि कंपनियों का बहुत घाटा हो रहा है। बहरहाल इसको लेकर सरकार पर अब सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार पर सवाल उठने का कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार सवालों का जवाब तो देती नहीं है, कहीं भी नहीं देती है, चाहे देश में पूछा जाए चाहे विदेश में पूछा जाए। लेकिन विदेश में अगर नहीं दे रही है तो वहाँ पर इसकी चर्चा होती है, भारत में तो इस पर अब चर्चा भी नहीं होती है। यानी हमारे यहां स्वीकार कर लिया गया है कि प्रधानमंत्री जैसे पद पर वो पत्रकारों जैसे कहा जाए कि कॉकरोचों का सामना उनको नहीं करना चाहिए। बहरहाल लेकिन दुनिया में ऐसा अभी नहीं माना जाता है कि वहां पत्रकारों को कॉकरोच या कीड़ा मकोड़ा माना जाता हो। वहां पत्रकारों को एक जिम्मेदार प्रोफेशन वाला चीज मानी जाती है, वहां तो पूर्ण प्रोफेशन होता है। खैर, अभी एक रुख करते हैं वहां कांग्रेस पार्टी में। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। परसेंटेज वाइज आप देखोगे तो नीलम और हीरा में पहले तो 63 हुआ, 85 हुआ, 65 हुआ, 60 हुआ। तो ये आप देख रहे हैं, अचानक स्क्रीन ब्लैक हो गई, लेकिन ये स्क्रीन हमारी ब्लैक नहीं हुई। जैसे ही हम कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे लाइव करने के लिए तो अमलेंदु जी वहां की लाइट चली गई, आ गए फिर शक्ति सिंह गोहिल। फिर शक्ति सिंह गोहिल आ गए, लेकिन वहां भी लाइट चली गई जैसे ही उन्होंने दिखाना शुरू किया कि 2012 में पेट्रोल के दाम क्या थे और कच्चे तेल के दाम क्या थे, वैसे ही लाइट चली गई ताकि देश को मालूम ना पड़ने पाए कि शक्ति सिंह गोहिल ये बता रहे हैं। बिल्कुल, जैसे ही उन्होंने प्रेजेंटेशन अपना शुरू किया, लेकिन अब भाई आप एक बार लाइट काट देंगे दोबारा आएगी लाइट, ऐसा तो नहीं। कांग्रेस पार्टी अभी इतना पैसा तो उसके पास है कि जनरेटर रख लेगी, और नहीं है तमाम कोशिशों के बावजूद कि जनरेटर ना चल पाए, इतनी कर नहीं है। लेकिन आ गए हैं शक्ति सिंह गोहिल फिर से, और सुन लेते हैं उनको क्या क्या रहे हैं। मिलियन क्यूबिक मीटर डोमेस्टिक मिलता है गैस हमें, 95 मिलियन क्यूबिक मीटर जो हमारा घरेलू आता है, और गैस हमें 95 मिलियन क्यूबिक मीटर इंपोर्ट करना पड़ता है। माने 50% हमारा घरेलू है, 50% बाहर से आता है। अब आपको याद होगा, जो जर्नलिज्म में पहले से है या जो इंटरेस्ट लेते थे उनको याद होगा, 6 जून 2005 मोदी जी ने एक अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि मुझे 20 TCF 20 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑयल और गैस मिल गया है। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च भी करोगे तो मिलेगा। 6 जून 2005 को अखबारों ने सुर्खियां छाप दी थी, क्योंकि 20 TCF अरबियन कंट्री में भी नहीं मिलता है, और गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 TCF मिल गया है। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था, गुजराती पत्रकारों को एड्रेस करते हुए, हवे मारो गुजराती मित्रों, चकली खोलशे तो पानी नहीं पेट्रोल और डीजल आवशे। इसका मतलब यह है, चकली माने जो कॉक पानी से हम खोलते जहां से पानी आता है, उसको गुजराती में चकली कहते हैं। तो ये कहते हैं कि जब अब मेरा गुजराती कॉक खोलेगा तो पानी नहीं पेट्रोल और डीजल आएगा, क्योंकि मुझे 20 TCF ऑयल एंड गैस मिल गया है KG बेसिन में। मैं खुद खुश था, क्योंकि मैं भी इस देश का नागरिक हूं, कि अगर मेरे गुजरात को और मेरे राष्ट्र को 20 TCF ऑयल एंड गैस मिला है तब तो कल्याण हो गया। अब किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। एक अधिकारी को मैंने कहा कि जो मेरे साथ जब मैं मिनिस्टर था तब डेप्यूटी सेक्रेटरी था, उसको पूछा, मैंने कहा ये 20 TCF बड़े बधाई भाई, मैं मोदी जी को भी बधाई दूंगा। तो उसने कहा साहब 5 मिनट बाद मैं फ़ोन करता हूँ। फिर उसका फ़ोन आया किसी और के नंबर से, कहता है साहब बधाई मत देना, ये सारा स्टंट है,
रिकवरेबल वापिस ले सके ऐसा एक बूंद भी नहीं मिला है। 20 TCF छोड़ दो आप। मैंने कहा ये कौन, इसको सर्टिफाई कौन करेगा? बोले देयर इज ओनली वन अथॉरिटी, दैट इज DG हाइड्रोकार्बन, वो सर्टिफाई कर सकता है कि कितना है। मैंने RTI लगाई DG हाइड्रोकार्बन में, जवाब नहीं मिला तो मैं खुद उसको मिलके झगड़ा किया मैंने कि मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट तक, तुम्हारी धज्जियां उड़ेगी, क्यों नहीं दे रहे हो। देन उन्होंने दिया लिख के कि KG बेसिन में कोई 20 TCF नहीं मिला है गुजरात को, जीरो रिकवरेबल और कॉमर्शियली वायेबल जीरो है। अगर उस वक्त 20 TCF मिल गया होता तो आज हम जो 50 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस इंपोर्ट करते हैं वो करने की जरूरत ही नहीं होती। तो ये बता रहे हैं कि ये 2005 में ही, यानी 21 साल पहले ही 20 TCF ट्रिलियन क्यूबिक फीट ये ऑयल मिल गया था। यानी कहीं भी आप खोदो अगर तो वहाँ पर पानी नहीं निकलेगा, वो पेट्रोल डीजल निकलेगा। ये बात गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री ने कही थी, लेकिन कह रहे हैं शक्ति सिंह गोहिल कुछ मिला ही नहीं। सरकारी उनकी उसी विभाग ने, उसी राज्य के ही विभाग ने अफसर कह रहे हैं कुछ नहीं मिला, उसके बाद फिर आधिकारिक रूप से भी कुछ नहीं आया। तो प्रधानमंत्री को कहाँ मिल गया होगा अमलेंदु जी, कैसे कहा होगा? उन्होंने अखबारों ने सुर्खियाँ भी लगा दी। हाँ, नहीं मिल गया होगा समीर जी, और हो सकता है कि उसका ठेका भी अंबानी को मिल गया हो, क्योंकि कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है वहाँ जो CNG जो निकलती है, जो नेचुरल गैस निकलती है, तो उसका भी तो वहाँ अंबानी निकालते हैं। तो ये भी हो सकता है कि मिल गया हो कहीं जामनगर रिफाइनरी में, वहीं से आ रहा हो, हम लोगों को तो पता नहीं है भाई। जिस तरीके से जियो यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आ गई, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, और आज तक पता नहीं कहाँ है वो। तो इसी तरीके से रिफाइनरी भी खुल गई होगी, इसी तरीके से तेल भी निकल आया होगा। इस देश में तो बड़े बड़े कारनामे होते रहते हैं, पिछले 12 सालों में बड़े बड़े कारनामे हो रहे हैं, तो ये कारनामा भी हो गया होगा। बहरहाल ये अपनी उनकी बात है पार्टियों की किस तरीके से। लेकिन समीर जी, इस समय जो बड़ी दुर्घटना या घटना कहिए वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे में थे, और उस नॉर्वे में थे जहाँ से नोबेल प्राइज़ की घोषणा की जाती है। उनके मित्र जो है माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, उनको तो नहीं मिल पाया नोबेल प्राइज़। प्रधानमंत्री वहाँ थे, लेकिन प्रधानमंत्री से वहाँ की एक पत्रकार ने बड़ा कठिन सवाल पूछ लिया, और 15 सेकंड में प्रधानमंत्री बिना कोई जवाब दिए वहाँ से निकल लिए। और उसके बाद समीर जी, भारत के जो विदेश सचिव वहाँ गए साथ में, उनको वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी 14 मिनट की, और उनसे पूछा गया ये सवाल कि हम आप पर भरोसा क्यों करें। हाँ, चूंकि समझौते हम तक कर रहे हैं, तो हमारे देश के लोगों को जानने का हक है कि कैसे आपके ऊपर हम भरोसा करें, कैसे आपके ऊपर भरोसा करें। उसका फिर उन्होंने जवाब दिया, और फिर बाद जब सवाल पूछे गए तो वहाँ जो था पत्रकार जो वहाँ के नॉर्वे के थे, उन्होंने कहा कि जो आप बता रहे हैं ये हमारे सवालों के जवाब नहीं है। तो इतनी ज़्यादा समीर जी भद्द जो पिटी है, उसको लेकर राहुल गांधी ने भी, पत्रकार वहाँ की जो है हेले लिंग, उनका जो सवाल पूछते हुए एक वीडियो 15 सेकंड का उसको ट्वीट किया है, उस पर अपनी टिप्पणी की है, वो भी हम देखेंगे। और उसके बाद एक और उनका वीडियो है, उन हेले लिंग ने किया है कि वो जब सवाल दोबारा पूछने के लिए प्रधानमंत्री जब गई तो दरवाजा ही बंद हो गया। बिल्कुल। तो हेले लिंग नॉर्वे की पत्रकार हैं, और कई ट्वीट तब से उन्होंने किए हैं, और अमलेंदु जी तमाम दुनिया भर के मीडिया में ये खबर सुर्खियों में है। बात करते हैं उस पर। और इधर राहुल गांधी को भी हम देख रहे थे, पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर वो क्या कह रहे हैं, और उसके अलावा उन्होंने हेले लिंग जो नॉर्वे की पत्रकार है उनके सवालों पर भी उन्होंने ट्वीट किया है, उस पर भी आएंगे। एक बार सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं पेट्रोल डीजल की कीमतों पर, चूंकि ये जो किस्तों में बढ़ोतरी वाली बात है ये सबसे पहले राहुल गांधी ने ही कही थी। सुनते हैं राहुल गांधी को। मोदी जी ने जो इकोनॉमी पर का स्ट्रक्चर जो बदला है, अब आर्थिक तूफान आ रहा है, और उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया है अदानी अंबानी वाला, वो अब खड़ा नहीं रहेगा, वो टूटेगा पूरा का। और दुख की बात है कि नुकसान आम जनता को, मतलब वो अपने महलों में बैठे रहेंगे, और यूपी के जो युवा हैं, यूपी की जो जनता है, उनको पूरा का पूरा शॉक उनको लगा। आपने पहले तो मुझे बोलने दीजिए, पढ़ेंगे मुझे बोलने दीजिए सर। आपने सवाल पूछा, बोलने तो दीजिए। तो जो आर्थिक शॉक आ रहा है वो अब अदानी अंबानी को नहीं लगेगा, मोदी को नहीं लगेगा, अब उत्तर प्रदेश और देश के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को,
छोटे बिजनेस वालों को लग रहा है और ऐसे लगने वाला है जो शायद बहुत सालों में नहीं, तो बहुत बहुत कठिन समय आ रहा है। एक्शन लेने के बजाय नरेंद्र मोदी देश से कह रहे हैं कि फॉरेन ट्रिप पर मत जाओ और नरेंद्र मोदी दुनिया का चक्कर काट रहे हैं। तो ये हालत है। सर, अखिलेश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस साथ Thank you, लड़ेगी। सर, कुछ कहेंगे अखिलेश यादव के लिए? नहीं, आपने सवाल पूछा, इकोनॉमी पे सवाल पूछा, तो मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो ये है कि वहाँ किस तरीके से वो इस पर इस जो एक संकट है, आपदा है, उसका रास्ता ढूंढने के बजाय वो तमाम तरह की अपील कर रहे हैं, खुद विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। ये खैर इसको लेकर तो एक पूरा मजाक बना ही है अमलेंदु जी, और उनके मंत्री जिस तरह से तस्वीरें और वीडियो और साइकिल चलाते हुए, पैदल जाते हुए, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं, और उसके बाद उनका काफिला गुजरता हुआ उसकी तस्वीरें भी आ रही हैं। आपने देखा होगा देवेंद्र फडणवीस का, कि मंत्री जी साइकिल पे आ रहे हैं, पीछे पीछे जो कैमरामैन जो वो एंडेवर में चल रहा है। मंत्री जी साइकिल पे आ रहे हैं, कैमरामैन एंडेवर में पीछे जा रहा है, गार्ड जो है एंडेवर में पीछे जा रहा है। तो ये जो चल रहा है, फॉर्च्यूनर में गार्ड चल रहा है। तो भाई अब मंत्री जी को इतनी सजा आप क्यों दे रहे हैं कि गार्ड और जो उनके कैमरामैन वो फॉर्च्यूनर में चले, बड़ी गाड़ियों, महंगी गाड़ियों में चले, और वो बेचारे साइकिल से चले? तो ये पता नहीं प्रधानमंत्री ऐसी सजा क्यों दे कर गए हैं। और ये भी मजबूरी है कि सबको वो तस्वीरें और वीडियोस पोस्ट भी कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक तो प्रधानमंत्री विदेश में थे, पता नहीं ये सब देख पा रहे हो कि नहीं, अब तो और ज्यादा वो देखेंगे भी, मॉनिटर भी करेंगे। हाँ, मॉनिटर भी करेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री देखें ना देखें, मगर डर तो सबको लगता है ना कि कहीं देख लेंगे प्रधानमंत्री। अब बताया था समीर जी की एक मंत्री जी जो थे, उनका मंत्रालय इसी पर चला गया कि वो घर से निकले कुछ कपड़े पहन के, तो मालूम पड़ा पीएमओ से फोन चला गया कि ये कपड़े बदल कर आओ। बिल्कुल, अब पता नहीं कितनी सच है कितनी जो सत्ता की गलियारों में चर्चा होती रहती है। जीन्स पहनकर चले गए एयरपोर्ट से, उनको कहा गया कि ये तरीका नहीं है। हाँ, बाद में विभाग बदल गया, फिर मंत्री पद भी छिन गया। अरे तो है ही है, बहुत सारी ऐसी खबरें हैं अमलेंदु जी, अब उस पर कभी चर्चा की जाए। यहाँ तो ये कि एक सीनियर लीडर से मिलने एक बहुत ही सीनियर मंत्री चले गए, उनका विभाग ही बदल दिया, उनका विभाग बदल दिया गया। तो ये इस तरीके के पास कोई विभाग नहीं है। बहरहाल यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है वो चीजें देखने लायक है। लेकिन जो विदेशों में जो डंका बज रहा है भारत की पत्रकारिता का, भारत का, उस पर एक नज़र डालते हैं। इसलिए उसके बारे में जानना ज़रूरी है। पूरी दुनिया में वही चर्चा का विषय है, उस पर बात हो रही है। नॉर्वे जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी होता है उसमें वो 100 पहले नंबर पर है और भारत उसमें 197 नंबर पर, यानी 157 नंबर पर है। और जो हेले लिंग है, जो महिला पत्रकार नॉर्वे की, उन्होंने कहा भी है कि एक दुनिया में पत्रकारिता में नंबर 1 पर जो देश है वो सवाल पूछ रहा है, और मुझे जवाब की उम्मीद भी नहीं थी। उनके ट्वीट्स को देखेंगे, चूंकि वो लगातार कई ट्वीट उन्होंने किया है, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हीं की बातों को लिखते हुए क्या कुछ कहा है, एक बार देखते हैं। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि ये उनका जो हेले लिंग का ट्वीट है उसको टैग करते हुए उन्होंने लिखा है कि जब छिपाने के लिए कुछ नहीं होता तो डरने की भी कोई बात नहीं होती। भारत की छवि का क्या होता है जब दुनिया देखती है कि एक कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री कुछ सवालों से घबराकर भाग खड़ा होता है। और एक बार ये जो हेले लिंग ने लिखा है, उनका जो ये विजुअल है, एक बार इसको देखते हैं, फिर आपको बताते हैं। वो लिख रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा सवाल नहीं लेंगे, मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे पहले स्थान पर है, जबकि भारत 197वें स्थान पर है, और वो फलस्तीन, अमीरात और क्यूबा से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। अमलेंदु जी, बहुत खतरनाक टिप्पणी जो है ये वहाँ की पत्रकार ने की है। और समीर जी, विदेश में जाकर भारत का अपमान क्या होता है वो इसको कहते हैं। बिल्कुल, और उनका देखते भी हो, प्रधानमंत्री से कह रही कि आप मेरे सवाल क्यों नहीं ले रहे हैं। सुनते हैं वो विजुअल, जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रही हैं, उनसे सवाल न लेने की शिकायत कर रही हैं। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? तो
कह रही है अमलेंदु जी कि प्रधानमंत्री मोदी जी आप दुनिया में नंबर 1 पर जो देश प्रेस फ्रीडम के मामले में है उस देश के पत्रकारों का सवाल क्यों नहीं ले रहे हैं? हाँ, ये सवाल क्यों नहीं ले रहे हैं, ये सवाल पूछा उन्होंने। और जब प्रधानमंत्री ने सवाल नहीं लिया तो उन्होंने वो ट्वीट किया, वो हमने ट्वीट दिखाया कि भारत जो है अरब अमीरात, फिलिस्तीन और क्यूबा से प्रतिस्पर्धा कर रहा है प्रेस फ्रीडम के मामले में। ये बहुत समीर जी अपमानजनक टिप्पणी भारत के लिए है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। ये जिस तरीके से टिप्पणी आई है, ये प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है, भारत का अपमान है। बिल्कुल। और हेले लिंग ने एक और ट्वीट किया है अमलेंदु जी, उसका भी जिक्र करते हैं। वो कह रही हैं कि वहां पर उनका सामना फिर प्रधानमंत्री से हुआ, लेकिन उनको देखते ही वहां पर जो दरवाजे हैं, लिफ्ट के दरवाजे हैं, वो बंद कर दिए गए, उनको वहां से हटा दिया गया। देखते हैं क्या लिख रही हैं हेले लिंग, नॉर्वे की पत्रकार हैं। Mr Modi, do you deserve the trust of our... Du vet, när pressfrihet nummer 1 i världen. Det står vi ved. Mr Modi, do you deserve the trust of our... Du vet, när pressfrihet nummer 1 i världen. Det står vi ved. Mr Modi, do you deserve the trust of our... तो ये कह रही है, ये ट्वीट उनका है और लिख रही है कि हमने प्रधानमंत्री मोदी से बात करने की, सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन लिफ्ट के दरवाजे बंद कर दिए। हाँ, ये लिफ्ट के दरवाजे बंद कर लिए गए। और जब मुझे आश्चर्य हुआ कि ना तो वो सोचा कि मतलब कि ट्रस्ट है कोई उसका, और कह रही है कि क्या वो भारत में मानवाधिकारों का उल्लंघन की इतनी खबरें आती है, इन सब के बावजूद क्या हम उनके वादों पर, वो जो हमारे देश के साथ समझौते कर रहे हैं, उस पर हम भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल, उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। और वो कह रही है कि भाई प्रेस फ्रीडम के मामले में इतने रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो आप अगर इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो हम आप पर भरोसा कैसे कर लें। और समीर जी, इसके जवाब में जो है भारत के जो सेक्रेटरी यहाँ से गए, प्रतिनिधिमंडल गया, उसको वहाँ 14 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस सवाल का जवाब नहीं आया कि हम आप पर भरोसा कैसे करें। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या भी हम लंबी है, लेकिन हम उसका तो एक्चुअली वो तो और भी हास्यास्पद है अमलेंदु जी, चूंकि वहां पर जब ये हेले लिंग ने ट्वीट किया तो फिर विदेश मंत्रालय का जवाब आया कि हम इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप आइए और सवाल पूछिए, आप आमंत्रित हैं, आपका स्वागत है। वहां जब हेले लिंग जाती हैं तब भी उनके सवालों का जवाब नहीं मिलता। एक बार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर भी देखते हैं। उसमें विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज थे और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल थे। रणधीर, इन दोनों लोगों की थे और बाकी और अधिकारी हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। एक बार देखते हैं इसमें किस तरीके से उनसे जो सवाल पूछा गया, उन्होंने 3 सवाल पूछे, लेकिन उनके जवाब में बताया गया कि भारत बहुत महान देश है, हजारों साल पुरानी हमारी सभ्यता है। एक बार देख लेते हैं क्या सवाल रहा और सवाल का जवाब क्या मिल रहा है। Yourself. Hi, my name is Hella. I come from the Norwegian newspaper Dagsavisen. I am wondering, as we strengthen our partnership, why should we trust you? Can you promise that you will try to stop the human rights violations that goes on in your country? And also, will the Prime Minister start taking critical questions from the Indian press at some point in the future? And also, if possible, I would like you to answer straight away. Okay. Right now. Like now. Please. We have a question there. But I might also have follow-up questions, so it would be Please. better if you answer We right have away and then question. I can follow up. I'm conducting the press conference. So please, do you have a question to ask? Please go ahead. Yes, India is set to become the world's 3rd largest economy within a few Could years. you introduce yourself? please? I'm Kenneth Solberg. I'm a journalist with Dagsavisen in Oslo. Yes. So India is set to become the world's 3rd largest economy within a few years. And my question is, how do you plan to use the international power that usually comes with such economic strength in the coming years? And the second is, there hasn't been an Indian Prime Minister in Norway for 43 years. Why? Answer the strengthening partnership. Why should we trust you? Oh, that's okay. And on the human rights situation. Let me, you ask me question, let me answer it. Okay? Let me give a background of
what India is and why should the world trust India. Let us look at the few challenges that the world faced in the last few years. COVID was a big challenge the world faced. And how do you test the trust on a country? One, what is a country? A country today has 4 elements. 1, population. 2, government. 3rd, sovereignty. And 4th, territory. So that is what makes a country a country. And we are proud that we are a civilizational country of 5,000 years old. Continuous civilization. Contributed immensely to the world. You look around, you see an India connect everywhere in the world. India has, the numbers which you see on your phones, it is originated in India. Shunya, 0, originated in India. Chess, originated in India. So we are proud of that civilization. Yoga, which the world admires today, it originated in India. India had epics and books. Let me answer the question. Please don't interrupt me. You ask me a question, please. This is my press conference. You ask why should a country trust India? Why should a country trust India? Why should a country trust India? Let me answer that question, please. So India is a civilizational country which has something unique which it offered to the world. तो ये वहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब चल रही है। उन्होंने कहा कि आप मेरा जो सवाल है उसका जवाब ये नहीं दे रहे हैं, जो आप टू दी पॉइंट हमने 3 सवाल पूछे, आप उनका जवाब दीजिए कि क्यों ट्रस्ट करना चाहिए, मानवाधिकारों के उल्लंघन को में क्या वहाँ पर आप कोई हमको भरोसा देंगे कि उसमें कमी आएगी, और ये कि आपके प्रधानमंत्री मुश्किल सवालों का जवाब देना कब शुरू करेंगे। ये उनके 3 सवाल थे अमलेंदु जी, और उसका जवाब ये विदेश मंत्रालय में सचिव जॉर्ज साहब दे रहे थे, और जवाब तो बहुत बेहतर तरीके से दे रहे थे। वो बता रहे थे कि भारत महान है, सिविलाइजेशन 5000 साल की कॉन्टिन्यूअस सिविलाइजेशन है, लेकिन शायद पत्रकार महोदया को जवाब नहीं मिल पा रहा था अपने सवाल का। हाँ, बस एक ही बात कहना भूल गए जॉर्ज साहब जो थे कि 5000 की सभ्यता जो है ये मोदी जी से शुरू हुई है। ये 2014 से 5000 साल की सभ्यता शुरू हुई है, और चूंकि महान है बहुत हम, तो ये है। अरे भाई 5000 साल की सभ्यता, आप तो 5000 ही क्यों बता रहे हो? सतयुग जो है कितने लाख साल पहले का था, मतलब गिरा रहे हैं ये बाहर जाकर 5000 साल बताकर सतयुग से चली आ रही है ये तो, या उसको फिर मानते नहीं है, या मानते नहीं है। इसका मतलब ये आप बता रहे हैं। लेकिन समीर जी एक बात तो माननी पड़ेगी, हमारे जॉर्ज साहब जो है वो टक्कर पूरी ले रहे हैं मोदी जी से, पूरी टक्कर। मतलब बात कहने में, सवाल कुछ भी पूछो बोलेंगे वही जो हमें बोलना हमें बोलना करेंगे हम, मन की बात ही। जज साहब बहुत हराते रहे, हमारे ही नहीं, तो आप पूछते रहिए, सवाल होंगे, आप पत्रकार पूछते रहिए। बिल्कुल जवाब हम वही देंगे जो हम सोच कर आए या जो हमें देना है। हालांकि ये सवाल उन्होंने पूछा था विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से, लेकिन उनको लगा कि शायद वो न दे पाए और मैं ही इसको ज्यादा इफेक्टिवली दे पाऊंगा। जबकि मुझे लगता है कि रणधीर जायसवाल साहब ज्यादा अच्छा जवाब देते जी, क्योंकि उनका लगातार प्रेस से सामना होता रहता है, तो वो ज्यादा अच्छा जवाब देते। लेकिन वो चूंकि साहब बड़े गए थे, तो बड़े साहब जो है ये बताने के लिए हम जवाब देंगे, मोदी जी देख लेंगे हमने क्या जवाब दिया, तो ये बताने के लिए और बद्दे पिटवा दी। बिल्कुल, और ये इनके जवाब को लेकर राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया अमलेंदु जी, ये भी हम एक बार देखते हैं फुल स्क्रीन पर कि क्या है कि वी गेट वेरी गुड इंफॉर्मेशन दीज डेज। वही है कि उन्होंने ऐसे अधिकारी वहां पर रखे हुए हैं कि वो किस तरीके का जवाब वहां पर दे रहे हैं, सवाल क्या पूछा जा रहा है, और वो बता भी रही है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 पर जो देश है उसके पत्रकार आपसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वहां पर प्रधानमंत्री ने नहीं दिया, फिर विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शायद उनका जवाब नहीं मिला, तो अब उसी को लेकर ये उस जो वीडियो है, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो दृश्य है, उसको टैग करते हुए राहुल गांधी लिख रहे हैं कि आजकल हमें बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। मोदी जी, क्या नॉर्वे ने अपने पेंशन फंड की ब्लैक लिस्ट से अडानी को हटाने के आपके निजी अनुरोध को मान लिया है? ये देखिए सवाल
बहुत बड़ा। और अमेरिका से खबरें आई रही। अमेरिका से खबरें आ रही हैं समीर जी, और ये जो कहा गया कि इसका मतलब नॉर्वे में अडानी ब्लैक लिस्टेड हैं, और मोदी जी ने व्यक्तिगत अनुरोध किया कि उसे ब्लैक लिस्ट से हटा दो, इसका मतलब ये है तो आपकी नॉर्वे की यात्रा अडानी के लिए हुई। अब ये बड़ा गंभीर सवाल जो है, में पहली बार कोई हाँ कोई इंडियन पीएम गया, और मतलब कोई ऐसे समय गया कि नोबेल पुरस्कार नहीं मिलना था तब भी गया, वरना तो कैलाश सत्यार्थी गए थे नोबेल पुरस्कार लेने के लिए। तो अब वो गया, तो अब ये देखा जाए तो प्रधानमंत्री गया वहाँ, तो अब ये जो सवाल पूछा जा रहा है ये बहुत गंभीर सवाल जो है वो राहुल गांधी ने समीर जी उठा दिया जी है। बिल्कुल। और इसमें राहुल गांधी ने दो खबरें इस उनका जो ट्वीट है इसमें दिखाई पड़ रही हैं हम लोगों को। एक जो 27 फरवरी 2026 की है कि नॉर्वे सॉवरिन वेल्थ फंड ड्रॉप्स अडानी ग्रीन एनर्जी फ्रॉम इट्स पोर्टफोलियो, और दूसरा ये है कि पीएम मोदी बिगिंस हिस्टोरिक नॉर्वे विजिट, द फर्स्ट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन 43 ईयर्स। ये देखिए कि अब दोनों का तालमेल देखिए अमलेंदु जी, 27 फरवरी को ये खबर आ रही है और उसके बाद 18 मई 2026 को प्रधानमंत्री की यात्रा हो रही है। प्रधानमंत्री यात्रा हो रही है, और फिर ये भी बताया जा रहा है कि 43 साल बाद यात्रा जो हो रही है, ये खबरें भी चल रही है। लेकिन समीर जी जो कैरिकेचर बनाया है, अब फिर इसमें वो आ जाएगा कि ये किसका चेहरा था, इसमें चेहरा तो किसी का दिख नहीं रहा है, चेहरा तो अडानी जी का दिख रहा है, लेकिन हाथ और जैकेट जो है मालूम पड़ रही है किसकी है। तो ये जो है राहुल आशा, मतलब जैकेट और उससे आप मालूम चल रहा है, यानी कपड़ों से आप भी पहचानने लगे। बिल्कुल, अरे कैसे मोदी जी का सच्चा भक्त हूँ मैं, बिल्कुल अंध भक्त हूँ मैं, कैसे नहीं कपड़ों से पहचानूंगा, तो मैं भी कपड़ों से पहचान रहा हूँ। लेकिन उम्मीद करनी चाहिए राहुल गांधी ये ट्वीट डिलीट नहीं करेंगे, जैसे कांग्रेस ने वो एक ट्वीट जो था डिलीट कर दिया था जिसपे काफी सवाल हो गया था। क्योंकि अब ये दोनों खबरें ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो लिख रहा है कि 27 फरवरी को खबर आती है कि वहां पर जो अडानी को की कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, और 18 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर पहुंच रहे हैं ऑफिशियल विजिट पर। अब क्यों है ये विजिट? एक विजिट की अभी चर्चा हो ही रही है, उस पर सवाल उठ ही रहे हैं कि अडानी के खिलाफ जो तमाम मुकदमे अमेरिका में थे वो सारे मुकदमे उनके वापस ले लिए गए हैं, और क्यों ले लिए गए हैं इसके पीछे भी सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से वो लगातार भारत के ऊपर भारत के से संबंधित फैसलों की जानकारी दे रहे हैं, भारत कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री पर आरोप लग रहे हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उन सब का नतीजा यही रहा, उन सब के पीछे वजह यही रही कि प्रधानमंत्री इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप से कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, क्योंकि अडानी के खिलाफ तमाम मुकदमों को वापस लेना था। बहरहाल ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसको लेकर क्या कह रही हैं कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, एक बार उनको देखते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है उन्होंने कि एक पत्रकार ने नॉर्वे में सवाल किया तो मोदी जी ऐसा दुम दबाकर भागे मानो पीछे कोई भूत लग लिया हो। ये बाइट है उनकी, हम लोग सुन लेते हैं क्या कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेत। नॉर्वे में एक पत्रकार ने नरेंद्र मोदी जी से सवाल क्या पूछ लिया, वो तो ऐसा दुम दबाकर भागे मानो उनके पीछे भूत लग लिया हो। नॉर्वे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 पर है और हिंदुस्तान 157 पर। शायद मोदी जी को यह डर हो कि कहीं सवाल जो है वो एप्स्टीन पर या अडानी पर या अमेरिका के सामने नतमस्तक होने पर ना हो। आफ्टर ऑल मोदी जी को आदत है किन सवालों की मीडिया से, आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं, आप कोई टॉनिक वगैरह लेते हैं क्या, आप बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते हैं। मोदी जी को तो ऐसे मीडिया की आदत है जिसके सामने वो कहते हैं मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं और वो अवाक बिना पलक झपकाए उनको सुनता रहता है। कभी कभी लगता है इस देश का मीडिया अगर मोदी जी से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के दामों और उसकी किल्लत पर सवाल पूछ ले, रुपए के गिरने पर झमाझम जो रुपया गिरा जा रहा है उस पर सवाल पूछ ले, बेरोजगारी पर सवाल पूछ ले, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर सवाल पूछ ले, अपनी विफल फॉरेन पॉलिसी पर सवाल पूछ ले, अमेरिका के सामने सरेंडर होने पर सवाल पूछ ले, अडानी के घोटालों पर सवाल पूछ ले, एप्स्टीन की फाइलों पर सवाल पूछ ले, तो मोदी जी की क्या हालत होगी। लेकिन मोदी जी को इसका भय नहीं है क्योंकि यहाँ मीडिया थोड़ी है, यहाँ तो चरण चुंबक है। तो ये वहाँ पर उस पर प्रतिक्रिया दे रही हैं। और भाई यहाँ जो कुछ हुआ अमलेंदु जी नॉर्वे में, अब लगता यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं तो यही वजह हो सकती है, क्योंकि यहाँ भी ऐसे उच्छृंखल पत्रकार होंगे, पूछ लेंगे कि भाई पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, हो सकता है कोई सवाल पूछ ले, उस तो फिर वो स्थिति आने ही न पाए इसलिए वो करते ही नहीं है। ऐसी स्थिति ज्ञानेश कुमार जी के सामने आ गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देखिए बिल्कुल कठिन सवाल पूछ लिए गए थे, जो सिलेबस में नहीं थे वो सवाल पूछ लिए गए थे, तो तुरंत बंद कर दी दुकान कि बंद करो भाई,
तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं देंगे, सवाल ये भी कोई सवाल होते हैं? तो तुरंत बंद कर दिए ज्ञानेश कुमार जी। तो मोदी जी को लगता है यहाँ भी अच्छा मोदी जी यूपी में एक मिनिस्टर भी कुछ उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा पत्रकार को कि आपको आप पहली बात कि आप तमीज से बात करो, और दूसरी बात ये कि आपको प्रोटोकॉल नहीं पता है। अब समझ में नहीं आता कि मंत्री से सवाल पूछने का पत्रकारों के लिए कौन सा प्रोटोकॉल जारी होता है। अरे वो तो समीर जी अच्छा बंदा बता देते कि प्रोटोकॉल में आने से लग जाता है। ये भी हो सकता है, प्रोटोकॉल में आने से लगना शामिल है। नहीं, वो मंत्री जी चेतावनी कुछ इसी तरीके से दे रहे थे। बहरहाल नॉर्वे में जो कुछ हुआ है वो उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी उस विजुअल को ट्वीट करते हुए कुछ लिखा है, एक बार देखते हैं। लिखा है कि नॉर्वे में महिला पत्रकार के सवाल से भागते हुए मोदी नॉर्वे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहले नंबर पर है। वहां पत्रकार जरूरी मुद्दों पर सवाल करते हैं और सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। भारत के गोदी मीडिया की तरह बटुआ रखते हैं या नहीं, आम खाते हैं या नहीं, जैसे फर्जी सवाल नहीं किए जाते। भारत के मीडिया को नॉर्वे के पत्रकारों से सीखना चाहिए और मोदी की जवाबदेही तय करनी चाहिए। जिस दिन भारत का मीडिया देश के जरूरी मुद्दों पर सवाल करने लगा, उस दिन मोदी सरकार के झूठ का गुब्बारा फूट जाएगा। तो ये लिखा हुआ है कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन ये क्या लिख रहे हैं कि भारत का गोदी मीडिया क्या ऐसे सवाल पूछता है? बिल्कुल नहीं पूछता है समीर जी, लेकिन अब ये तो सवाल उठ रहा है कि भाई बटुआ रखते हैं नहीं, आम खाते हैं नहीं, इस तरीके के फर्जी सवाल किए जाते हैं। अच्छा खड़गे जी भी ट्वीट कर रहे हैं, तो वो भी यही कह रहे हैं कि भाई इन सवालों से जो है तो क्या ये फर्जी सवाल है? ये सवाल, इसमें फर्जी पना कहाँ से आ गया? नहीं, बिल्कुल फर्जी नहीं है, बिल्कुल ये सवाल है, जरूरी सवाल है। सवाल है। हाँ, कि उनके प्रधानमंत्री रखते हैं, हाँ, बटुआ रखते कि नहीं रखते, मालूम पड़े कहीं जेब कट जाए तो फिर पैसे कहाँ से लाएंगे बस में चढ़ने के लिए, है ना? घर तक कैसे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री? तो इसलिए बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते हैं। होटल वाला हाथ पकड़ ले कि बाहर नहीं निकलने देंगे, तुमने खाना खा लिया है, तो पैसा कहाँ से देंगे प्रधानमंत्री? तो इसलिए सवाल पूछना जरूरी है। हाँ, ये सवाल जरूरी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री को आदत ऐसे फर्जी सवालों की है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि ये जो सवालों की लिस्ट दी है कांग्रेस पार्टी ने, जिसका जिक्र सुप्रिया श्रीनेत कर रही थी, ये किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पूछे गए हैं। ये 1-to-1 होते हैं तभी पूछा जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी चीज को प्रधानमंत्री को पसंद नहीं है। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं कभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। बहरहाल खबर एक बड़ी है, महत्वपूर्ण खबर है सुप्रीम कोर्ट से भी, और वो खबर ये है कि कुत्तों के मामले पर जो लंबी सुनवाई हुई थी और उस पर अब सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला आया है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पालतू कुत्ते हैं या फिर जो पालतू कुत्ते नहीं हैं, गैर पालतू कुत्ते हैं, उनको लेकर एक फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट। हाँ, बिल्कुल समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उनको लेकर, कहा है कि जो उसका पुराना फैसला था वो लागू रहेगा और राज्यों के जो सचिव हैं उनको जो है नोटिस इशू किए गए हैं और कहा गया है कि उसका फैसला पूर्ववत जारी रहेगा। इसको लेकर उनके वकील जो हैं उनको भी हम लोग सुन सकते हैं, जो इस मामले पिटिशनर के। तो जो उसमें यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को शेल्टर में भेजने के आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया है। ये साफ तौर पर, तो अधिवक्ता हैं विवेक शर्मा, वो क्या कह रहे हैं वो हम लोग सुन सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जो इसको लेकर, आवारा कुत्तों को लेकर जो याचिका दायर की थी, उन याचिकाकर्ताओं के वकील हैं विवेक शर्मा। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, उसकी जानकारी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो डॉग्स का मैटर था उस पर, जो आज स्ट्रे डॉग्स का मैटर है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है, जो न्यायपालिका का एक बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत अच्छा जजमेंट है। मेनली जजमेंट को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट जो पार्ट है वो रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन, जो एप्लीकेशन थी जजमेंट के रिगार्डिंग, जो पहला था उसके रिगार्डिंग दी हुई थी, उसमें है। सेकंड पार्ट में जो एसओपी है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके रिगार्डिंग है। और जो थर्ड पार्ट है वो स्पेसिफिकली थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगा, क्योंकि उसमें कॉम्प्लायंस बाय स्टेट्स एंड यूटीज की बात की गई है। मेन बिंदु ये है, तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये चीज बहुत ही ज्यादा, आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई है कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबको एक राइट टू लाइफ है और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि वो बिना किसी फियर के सोसाइटी में, समाज में कहीं भी आ जा सके, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, स्कूल्स हो, कॉलेज हो, सड़कें हैं, रोड हो, पब्लिक प्लेसेज हो। तो एक तो ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है और यूटीज हैं, जो पिछले ऑर्डर्स थे कोर्ट के, उनको भी, और जो आज का ऑर्डर है उसका जो कॉम्प्लायंस है उसे इंश्योर करेंगी। और साथ में आज के जजमेंट में एक इम्पोर्टेंट चीज और है, जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज के ऑफिसर्स हैं और जो उनके कर्मचारी हैं, उन्हें एक प्रोटेक्शन की बात भी की गई है कि अगर वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं, जो डॉग बाइट के केसेस को स्टॉप करने के लिए जो एबीसी प्रोग्राम है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो भी और मेजर्स है उन्हें इम्प्लीमेंट
करने के लिए, तो उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल FIR या कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह नहीं होगा। मतलब जिसे हम कहते हैं कि एक सामान्य प्रक्रिया के तहत। और बाकी जो आज के जजमेंट की कॉपी है वो जब पूरी अपलोड हो जाएगी तो उसके बाद आपको डिटेल बिंदु हम बताएंगे। जी कोर्ट ने तो ये है मुख्य जजमेंट की ये बातें कि उनको शेल्टर होम में भेजने को लेकर जो था बहुत उस पर काफ़ी लंबी चौड़ी बहस भी चली थी, लेकिन तो उस पर एक ये फैसला आया है। एक और महत्वपूर्ण बात है अमलेंदु जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, उनके एक बयान पिछले दिनों जो एक मामले की सुनवाई के दौरान दिया था, बड़ा चर्चा में रहा। हालांकि उन्होंने कहा कि उसको मिसकोट किया गया, लेकिन वास्तव में वो वही कह रहे थे जो मीडिया में छपा था, वो चीज़ आया। लेकिन आज फिर उन्होंने एक बयान दिया है और वो एक तरीके से जो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्र हैं, लोग हैं, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं, उनको कुछ राहत मिलेगी कि हाँ कम से कम CGI तो उनके समर्थन में है। वहाँ सरकारें तो समर्थन में नहीं दिखती हैं, लाठी डंडे से पीट के उनको भगा देती हैं, लेकिन CGI उनके इन अधिकारों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाँ, कुछ प्रोटेक्ट कर रहे हैं लेकिन नसीहत भी दे रहे हैं। और समी जी, वो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसके नामकरण में देरी को लेकर एक याचिका पर सुनवाई चल रही थी और उसमें ये कहा गया याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर आपराधिक मामले थोपे जा रहे हैं और इससे उनका कैरियर बर्बाद हो सकता है। इस पर CGI ने कहा कि उन्हें धमकी नहीं देनी चाहिए और कानून व्यवस्था की समस्या पैदा नहीं करनी चाहिए। हर किसी को शांतिपूर्ण और कानूनी विरोध प्रदर्शन का अधिकार है। कानून के दायरे में रहते हुए जो भी संभव है वह किया जा सकता है, लेकिन सड़कों पर आकर आम आदमी के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करनी चाहिए, ये CGI ने आज कहा। जी बिल्कुल, तो प्रदर्शन करना अधिकार है, लेकिन सड़कों पर नहीं तो कहाँ प्रदर्शन करें? फिर अब सवाल ये है कि घर पर करें या फिर जंतर मंतर जैसी जगह हर शहर में होनी चाहिए। बहरहाल प्रदर्शन करना लोगों का अधिकार है, ये बात कही है CGI ने और महत्वपूर्ण बात है। लेकिन यहाँ मंत्री जी जो है वो पूरे काफिले के साथ सड़कों को घेरे रहेंगे और बताते रहेंगे कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया। वो भी उसी मुंबई का है जो एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल होता है, महिला जो है मंत्री जी के ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रही है। जी जी बिल्कुल, मंत्री जी को सड़क जाम करने का अधिकार है, जनता को नहीं। जनता को अपने नागरिक अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए सरकार से मांग करने का, प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है। तो खैर अब इस पर ये टिप्पणी आई है कि प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, लेकिन सड़क जाम करने का नहीं। पर सड़क जाम करने का मामला अभी पिछले दिनों कई जगहों से आया था और सरकार के लोग, मंत्री लोग सड़क जाम कर रहे थे। बहरहाल महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम 5 दिन के भीतर यानी 1 हफ्ते के भीतर दूसरी बार, हालांकि 1 हफ्ता कहना ठीक नहीं है, हो सकता है कि हफ्ते के भीतर तीसरी किस्त भी उसकी जारी हो जाए, तो दाम बढ़ गए हैं। और विपक्ष कह रहा है कि हमने कहा ही था कि किस्तों में दाम बढ़ेंगे, अभी और बढ़ने के लिए, बढ़ोतरी देखने के लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए। लेकिन जो कुछ हुआ है प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के दौरान, भारत की मीडिया के बारे में और भारत के बारे में जो कुछ वहाँ पर जिस तरीके की जो तस्वीर सामने निकल कर आई है, दुनिया में जिसकी चर्चा हो रही है, वो बहुत ही शर्मनाक है और देश की छवि को वो बहुत आघात पहुँचाती है। बहरहाल इस पर क्या कुछ सफाई उसके बाद विदेश मंत्रालय की आती है, सरकार की तरफ से आती है, वो भी देखने लायक होगी और प्रतिक्रिया आएगी तब उससे आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।